हेलो, मोस्ट वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसपी। मैं फरजान और हम लोग ने स्टार्ट की थी क्लास 9 के लिए लॉज ऑफ मोशन। और लॉज ऑफ मोशन में हमारे पास देखिए एक वीडियो आपके पास पहुंच चुकी है। उस वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकेंड लॉ को बहुत बढ़िया करके पूरा अच्छे करके समझा था और हमने सेकेंड लॉ के लिए जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसकी वो प्रूफ करके दिखाई थी आपको। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। अब लॉज ऑफ मोशन की बात करें हमारे पास तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ये 9th और 11th दोनों के लिए। सबसे ज़रूरी बात है कि हमारे पास 3 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यही होंगे, जाहिर सी बात है। पहले वाले का नाम क्या रहता है? फर्स्ट वाले का नाम रहता है लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड वाले का नाम क्या रहेगा? सेकेंड वाले का नाम रहेगा लॉ ऑफ मोमेंटम और थर्ड वाले का नाम है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो आपको सबसे पहले तो फर्स्ट और सेकेंड पढ़ने हैं और फर्स्ट और सेकेंड लॉज में हमने इनर्शिया और मोमेंटम के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है। तो आप जल्दी से जाइए वो वीडियो देख लीजिए और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। जल्दी से आते हैं, ये सब इरेज करते हैं और हेडिंग डालते हैं जल्दी से। तीसरे वाले की क्या नाम भाई? इसका नाम है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास और डेली लाइफ में इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। अब ये एक्शन एंड रिएक्शन है कि हमारे पास देखिए ये एक्शन और रिएक्शन ये दोनों हैं फोर्सेस। एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या है? फोर्सेस। भाई एक फोर्स है हमारे पास, एक फोर्स है एक्शन और एक फोर्स कौन सा है? एक फोर्स हमारे पास रिएक्शन है। अब देखिए आपने इन दोनों के नाम सुने होंगे। आपने रिएक्शंस के बारे में सुना होगा कि किसी ने कोई एक्शन किया तो सामने जो लोग बैठे हैं उसका क्या करेंगे? वो उसका रिएक्शन करेंगे। हमारे भी बहुत सारे रिएक्शन होते हैं कि अरे शिट लाइट चली गई, ये रिएक्शन है। इसका एक्शन क्या था कि लाइट चली गई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हुई तो आपका सबसे पहला रिएक्शन होता है शिट लाइट चली गई। तो हमारे पास हर एक्शन के लिए एक रिएक्शन प्रेजेंट है। मतलब ऐसा कोई एक्शन नहीं जिसका रिएक्शन आपके पास ना हो। इसका सबसे बेहतरीन सा एग्जांपल है कि अगर हमारे पास कोई एक्शन है तो उसके लिए बराबर में क्या होगा? उसके लिए बराबर में एक रिएक्शन होगा जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल रहता है। मतलब हमारा जो रिएक्शन होगा ना उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा एक्शन के इक्वल होगा। बेस्ट एग्जांपल है अपने दोस्त के कभी भी चिमटी काट के देखना। तो आप दोस्त के चिमटी काटोगे ना, दोस्त भी आपके चिमटी ही काटेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने चिमटी काटी दोस्त ने डंडा मार दिया आपके, ऐसा नहीं होगा। चिमटी काटोगे तो दोस्त भी चिमटी काटेगा। दोस्त के कभी टिप्पी मार के देखना, तो आप टिप्पी मार रहे हो तो आपके भी क्या पड़ेगी? टिप्पी पड़ेगी। गुम्मा मारना, तो जैसा आप एक्शन करोगे वैसा ही क्या मिलेगा? वैसा ही आपको रिएक्शन मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। एक्शन और रिएक्शन दोनों हमारे पास हमेशा बराबर होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड इनका बराबर होगा। ठीक है, मतलब आप अगर हल्के से टिप्पी मारोगे तो दोस्त भी हल्के से मारेगा, आप अगर तेज मारोगे दोस्त भी तेज मारेगा। ऐसा हमने बहुत बार गेम्स वगैरह में देखा भी है। तो एक्शन हमेशा रिएक्शन के कैसा होता है? बराबर होता है। अब बराबर होने के साथ साथ मतलब मैग्नीट्यूड उसका इक्वल होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसी होती है भाई? डायरेक्शन होती है अपोजिट। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन आपसे दो बातें कहता है। पहली बात तो हमारे पास हर एक्शन के लिए एक रिएक्शन है, ये पहली बात है कि हमारे पास कोई भी एक्शन है उसके लिए क्या मिलेगी? आपको एक रिएक्शन मिलेगी। दूसरी बात वो क्या कहता है कि रिएक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक्शन के इक्वल होगा और डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट। मतलब हमारे पास हर एक्शन के लिए एक रिएक्शन है जिसका मैग्नीट्यूड एक्शन के बराबर होगा और डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट में हमारे पास है फॉर एवरी एक्शन, बहुत ही छोटा सा इसका स्टेटमेंट है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड
इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल, अभी भी पढ़ा था ना हमने कि हमारे पास रिएक्शन कैसा होगा, इक्वल, और डायरेक्शन में कैसा होगा, वो साथ साथ में अपोजिट। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में टकरा कर देखते हैं। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है ए, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है बी, ठीक है। ये दोनों ऑब्जेक्ट, मतलब ये दो कोई बॉल्स ले सकते हैं, ये आपस में टकरा रही हैं, कि हमने इन दोनों के ऊपर फोर्स इस तरीके से लगाए हैं कि ये वाली इसकी तरफ जा रही है और ये बी वाली आ रही है ए की तरफ। तो जब ये दोनों टकराएंगी तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी, ऐसा मान रहे हैं। ये जो फोर्स लगाएगी वो क्या है, वो है F1, और ये जो फोर्स लगाएगी वो क्या है, F2। दोनों जब एक दूसरे से टकरा रही हैं तो दोनों फोर्स लगाएंगी। पहली वाली ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाएगा वो F1 है, और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाएगा वो F2 है। साथ ही साथ एक जरूरी बात है, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे तो दोनों का फोर्स इक्वल होगा और डायरेक्शन में कैसा होगा, अपोजिट। तो हम इसको लिख सकते हैं भाई कि F1 F2 के बराबर है। देखिए इसका एक्शन फोर्स है F1, और इस F1 के रिएक्शन का क्या मिलेगा, इसको F2 रिएक्शन मिलेगा। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल होंगे। इक्वल होने के साथ साथ एक और जरूरी बात भी है कि वो इक्वल तो होंगे, लेकिन साथ में कैसे होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट। देखिए जरा, F1 की डायरेक्शन है टुवर्ड्स B और F2 की डायरेक्शन है टुवर्ड्स A, तो इक्वल होने के साथ साथ उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो आपको ऐसे पूरा स्टेटमेंट लिख के लाना है। अब साथ ही साथ आपको लॉज ऑफ मोशन के स्टेटमेंट्स लिखना है जो हमारे पास है। दूसरी एक जरूरी चीज भी है हमारे पास, आपको यहां पर एग्जाम्पल्स भी बताने हैं। आपको तीनों लॉस के, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, तीनों के आपको क्या बताने हैं, तीनों के एग्जाम्पल बताने हैं। तो जल्दी आते हैं हम और फटाफट एक बार एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जाम्पल, ये आई थोड़ा सा अलग बन गया, हाँ। तो अगर आपसे कोई कहे भाई लॉ ऑफ इनर्शिया के एग्जाम्पल बताइए, तो लॉ ऑफ इनर्शिया हमारे पास मोशन पर बेस्ड है ना, कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में होने वाले चेंज का अपोज करता है। तो हमारी डेली लाइफ में जैसे कि ये फैन का चलना है। दूसरी एक जरूरी सी बात, जैसे आप बस में हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आप दिन भर लॉ ऑफ इनर्शिया को फील करते हैं ना। किसी दोस्त को पुश पुल करना है, गेम खेलना है, तो हर चीज में हम क्या कर रहे हैं, हम लॉ ऑफ इनर्शिया को बहुत बढ़िया करके फील कर रहे हैं। कि बाइक पर दोस्त के साथ जा रहे हैं, एकदम ब्रेक लगता है तो आगे टकराते हैं सब, या दोस्त ने बाइक स्टार्ट कर दी, हम बैठे हैं तो हम पीछे गिर जाते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स ये किसके हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया के। छोटे भाई को आपने बुलाया, बोले इधर को आओ, छोटे भाई को आपने एक ब्लैंकेट पकड़ाकर खड़ा कर दिया। अब ब्लैंकेट के अंदर डस्ट होगी, अभी ब्लैंकेट रेस्ट में है, छोटा भाई, ये छोटा भाई, छोटे भाई को आपने एक ब्लैंकेट पकड़ा दिया, ब्लैंकेट पकड़ा देते छोटे भाई। ये ब्लैंकेट है, ठीक है। छोटे भाई को आपने ब्लैंकेट पकड़ा के खड़ा करवा दिया। अब आप ब्लैंकेट को एक स्टिक से ऐसा बहुत बढ़िया करके स्टिक लगा रहे हैं ब्लैंकेट के ऊपर। छोटे भाई के नहीं लगाना है, ब्लैंकेट पे लगाना है। तो ब्लैंकेट के अंदर से डस्ट पार्टिकल नीचे गिरेंगे, ये फ्लोर है, और इस फ्लोर पे आपके क्या गिरेंगे, इस फ्लोर पे गिरेंगे डस्ट पार्टिकल। क्या गिरेंगे, डस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा हो रहा इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। अभी ब्लैंकेट रेस्ट में था, डस्ट पार्टिकल भी रेस्ट में थे, आपने ब्लैंकेट को बीट किया है ना जब, तो हमारे पास ब्लैंकेट मोशन में आ जाएगा, लेकिन डस्ट पार्टिकल रेस्ट में थे, और जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहती है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग। तो डस्ट पार्टिकल नीचे आ जाएंगे। ऐसे ही आपके घर में कोई पेड़ लगा है, आपने उसकी ब्रांचेस को शेक किया, ठीक है। मान लीजिए आपके घर आम, अमरूद, इनके जो हैं पेड़ लगे हैं, तो आप जब ब्रांचेस को शेक करेंगे तो वहां से फ्रूट्स नीचे गिरेंगे ना। फ्रूट्स नीचे गिर रहे हैं, या वो ब्रांचेस जो कमजोर लीव्स होंगी उनको शेड कर देंगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि पहले तो ब्रांचेस रेस्ट में थी, फ्रूट्स भी रेस्ट में थे। आपने ब्रांचेस को शेक किया तो ब्रांचेस मोशन में आ जाएंगी, और जब ब्रांचेस मोशन में आ रही हैं तो हमारे पास फ्रूट्स तो रेस्ट में थे, वो रेस्ट में रहना चाहेंगे, अपनी स्टेट को मेंटेन करते हुए बेचारे वो नीचे आ जाएंगे। ऐसा ही होता है। तो हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक वो बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, वो आप
कप के ऊपर कार्ड को स्लाइड करवाते हैं, कॉइन रखे और कॉइन जाता है दोबारा कप के अंदर। अब यहाँ पे यार कप है नहीं, वरना भी हम आपको करके दिखाते हैं। घर पे आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कप के ऊपर एक कार्ड रखेंगे, कॉइन रखेंगे, कार्ड को ऐसा या तो स्लाइड कर देंगे या फ्लिप कर देंगे, ठीक है। तो वो कॉइन कहाँ गिरेगा? कप के अंदर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप कार्ड को स्लाइड कर रहे हैं तो कार्ड मोशन में आएगा, कॉइन रेस्ट में रहेगा और वो कप के अंदर चला जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब आप लॉ ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो साथ में उससे आपके एप्लीकेशंस, मतलब लॉज ऑफ मोशन के साथ में एप्लीकेशंस भी पूछते हैं आपसे। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है लॉ ऑफ मोमेंटम। दूसरे नंबर पे कौन आता है? लॉ ऑफ मोमेंटम। अगर स्टेटमेंट याद है तो फॉर्मूला याद होगा। अब स्टेटमेंट और फॉर्मूला याद है तो हमारे पास आया था F प्रोपोर्शनल टू, क्या आया था भाई? dp ओवर dt भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसका। या हम ये भी लिख सकते हैं भाई F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p अपॉन t। एक ही बात है यार, ठीक है। वो मतलब क्लास 11 के लिए, क्लास 9 के लिए, लेकिन मसला वही है कि टाइम के साथ साथ मोमेंटम में होने वाला चेंज, टाइम के साथ साथ मोमेंटम में होने वाला चेंज। ये छोटा टाइम तो मोमेंटम में भी छोटा चेंज होगा, ये ठीक ठाक टाइम है तो मोमेंटम का चेंज भी ठीक ठाक होगा, थोड़ा उतना छोटा नहीं होगा। तो यहां पर आपको एक बात समझ में आ रही बहुत बढ़िया सी, देखो जरा वो बात क्या है। पहले तो देखो इधर, अगर टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम बढ़ा के, टाइम को इंक्रीज करके, अगर टाइम और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो टाइम को इंक्रीज करके फोर्स को क्या किया जा सकता है? डिक्रीज किया जा सकता है। ऐसा मतलब स्टेटमेंट हमसे ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में होने वाले चेंज के लिए टाइम को बढ़ा दोगे, मतलब मोमेंटम में चेंज करने के लिए टाइम को बढ़ा रहे हो, तो मोमेंटम जल्दी चेंज नहीं कर रहे हो, तुम चाह रहे हो कि मोमेंटम धीरे धीरे चेंज हो। क्योंकि मोमेंटम जल्दी चेंज हो गया तो टाइम कम हो जाएगा, टाइम कम तो फोर्स ज्यादा लगेगा ना। तो चेंज इन मोमेंटम तुम्हें कैसा करना है? तुम्हें चेंज इन मोमेंटम स्लोली करना है। कैसा करना है? स्लोली। उसके लिए तुम स्लोली करने के लिए टाइम बढ़ा दोगे, टाइम बढ़ाओगे ना, देखो टाइम को बढ़ाया तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा डिक्रीज। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये कैसे कर रहे हैं? ये प्लेयर्स वगैरह करते हैं। जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप एक फील्डर हैं, आपकी तरफ बॉल आ रही है, तो आप बॉल को ऐसे नहीं पकड़ना है, आप बॉल को पकड़ने के लिए थोड़ा सा हाथों को बैकवर्ड ले रहे हैं, कुछ इस तरीके से। जब आप हाथों को लेंगे बैकवर्ड तो यहाँ पे क्या होगा? आपको जो बॉल यहाँ पर रोकना चाहिए था, जब बॉल मोशन में है तो बॉल के पास मोमेंटम होगा, आप बॉल को जब रोकोगे तो जाहिर सी बात है बॉल रेस्ट में आने वाली है। तो आप बॉल को यहां पर रोकना चाहते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपको सेकेंड लॉ पता है और आपको पता है कि भाई मोमेंटम को चेंज स्लोली स्लोली करना है, तभी फोर्स कम लगेगा। तो आप उस बॉल को थोड़ा सा पीछे लाए, यहां नहीं रोका, अब आप उसको पीछे लाए। तो पीछे लाने में देखिए, जो काम आपको बहुत जल्दी करना था आपने उसका टाइम बढ़ाया थोड़ा। या इस पाथ पर ये पाथ तो दिख रहा है ना आपको, इस पाथ पर ट्रेवल करते हुए भाई कुछ टाइम तो लगेगा ना। तो टाइम बढ़ गया तो फोर्स का मतलब चोट कम लगेगी आपके हाथों पे। अगर आप बॉल को आगे ही रोकने की कोशिश करेंगे यहां पर तो टाइम कम हो जाएगा ना, मोमेंटम में होने वाले चेंज का टाइम कम, मतलब सडनली चेंज होगा मोमेंटम में। जब चेंज इन मोमेंटम कैसा होगा? चेंज इन मोमेंटम कैसा होगा? सडनली होगा, जल्दी से चेंज हो जाएगा मोमेंटम। तो क्या होगा भाई? टाइम तो कम लगेगा भाई, चेंज इन मोमेंटम सडनली हो रहा है ना, तो टाइम तो कम लगा मोमेंटम को चेंज होने में। और टाइम जब देखो यहां पर, इधर देखो एक नया कलर लेते हैं, जब टाइम कम लगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। फोर्स ज्यादा तो आपके चोट लगेगी, आप बॉल को अगर आगे ही रोकते हैं तो आपको चोट लगेगी, उसको पीछे लेकर आते हैं तो मोमेंटम को चेंज करने में आपको टाइम लगेगा और आपको फोर्स कम एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही? ऐसा ही जब वो लॉन्ग जंप, हाई जंप करते हैं तो ऐसा मार्बल के फ्लोर पे नहीं करते हैं, वहां पर सैंड होती है या कुशन्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आप फ्लोर पर एकदम से जंप करके आओगे तो आपके पास तो मोमेंटम है, और फ्लोर पर आएंगे तो मोमेंटम एकदम से चेंज होगा ना, भाई रेस्ट में आ जाओगे मोमेंटम एकदम से चेंज, तो मोमेंटम सडनली चेंज होगा, टाइम कम तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, चोट लगेगी आपके। अच्छा, कुशन्स है, सैंड है, उससे क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम स्लोली। आप कुशन के ऊपर पैर रखेंगे फिर वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, इसका मतलब मोमेंटम को चेंज होने का टाइम बढ़ जाएगा। मोमेंटम धीरे धीरे चेंज हो रहा है और ऐसा करने पर टाइम बढ़ गया तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये ऐसे एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। दूसरी एक जरूरी बात, अब आता है हमारे पास कौन सा आता है? हमारे पास आता है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। अभी जो पढ़ा, बिल्कुल लॉ ऑफ
एक्शन एंड रिएक्शन। तो इसके एग्जांपल्स में, इसके एप्लीकेशंस में आपको क्या याद रखना है? सबसे बढ़िया सा एग्जांपल यहाँ पे एक स्टेटमेंट ही याद रखना है यार, स्टेटमेंट ही एग्जांपल है कि एक्शन किसके बराबर होगा? रिएक्शन के, और इक्वल होने के साथ साथ वो अपोजिट होगा, जिसको हम यहाँ पर ये माइनस के साइन के साथ ऐसा रिप्रेजेंट कर देंगे। आ जाओ भाई, तो हम इसको यहाँ माइनस के साइन के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? बहुत बढ़िया, अगर क्या रही होगी। अब इसके एप्लीकेशन क्या है? आपने स्विमिंग करी होगी। अगर आप स्विमिंग करते हैं या नहीं भी करते तो पता तो है ना कैसे करी जाती है। स्विमिंग करते टाइम आप क्या करते हैं? आप अपने हाथों से सब वाटर को बैकवर्ड पुश कर रहे हैं। स्विमर अपने हाथों से वाटर को बैकवर्ड पुश करता है। अच्छा, आप वाटर को बैकवर्ड पुश कर रहे हो कुछ फोर्स लगा के, तो वाटर भी आप पर फोर्स लगाएगा ना, और वो फोर्स आपके लिए रिएक्शन फोर्स होगा। मतलब आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो एक्शन फोर्स है, और वाटर आपको पुश करेगा, वो किस फोर्स से करेगा? रिएक्शन फोर्स से। तो एक्शन और रिएक्शन बराबर होने के साथ साथ अपोजिट होते हैं। मतलब अगर आप वाटर को बैकवर्ड पुश करोगे तो वाटर आपको कहां पुश करेगा? फॉरवर्ड। इतना आपको याद रखना। कोई स्विमर अगर स्विमिंग करेगा तो वाटर को बैकवर्ड पुश करेगा और वाटर उसको कहां पुश करेगा? फॉरवर्ड। तो इस तरीके से एक्शन रिएक्शन बराबर होंगे और साथ ही साथ अपोजिट होंगे। क्या हो अगर आप वाटर को बैकवर्ड पुश करना छोड़ दें? कि आप वाटर को बैकवर्ड पुश नहीं कर रहे हैं, मतलब आपने एक्शन जीरो कर दिया, तो भाई एक्शन जीरो कर दिया तो क्या रिएक्शन होगा? अरे होगा क्या? नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो रिएक्शन भी जीरो, फिर आप पानी में डूब जाएंगे। तो स्विमिंग करने के लिए आपको बराबर वाटर को बैकवर्ड पुश करना पड़ता है। आप वाटर को बैकवर्ड पुश करते हैं एक्शन फोर्स से, वाटर आपको फॉरवर्ड पुश करता है रिएक्शन फोर्स से। एक्शन रिएक्शन बराबर होते हैं, आप बहुत बढ़िया करके स्विमिंग करते रहते हैं। तो हमारे पास ये बहुत जरूरी है तीनों लॉस, इनके एप्लीकेशंस बहुत जरूरी हैं, इनके एग्जांपल्स बहुत जरूरी हैं। साथ ही साथ जो लास्ट वीडियो में हमने किया था प्रूवमेंट F = ma, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ध्यान रखना है, तीनों स्टेटमेंट्स, एग्जांपल्स, एप्लीकेशंस बढ़िया करके लिख के आना है, और ये क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछा जाता है। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास और आता है, इसको अगर हम हटा दें, एक क्वेश्चन आता है हमारे पास। न्यूटन की 3 लॉस है भाई, तीनों के नाम लिखते हैं। पहला क्या है? पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा है हमारे पास लॉ ऑफ मोमेंटम, और तीसरा है हमारे पास लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अब एक चीज तो है भाई, इन तीनों में से ये तुमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि कौन सा वाला जो है वो रियल लॉ ऑफ मोशन है। क्या पूछ रहे हैं ये आपसे? ये आपसे पूछ रहे हैं विच वन इज रियल लॉ ऑफ मोशन। तो कौन सा वाला जो लॉ है आपके लिए वो रियल होने वाला है? क्या फर्स्ट लॉ रियल लॉ ऑफ मोशन है, या सेकंड लॉ रियल लॉ ऑफ मोशन है, या थर्ड लॉ रियल लॉ ऑफ मोशन है? तो हमारे पास इसका छोटा सा एक होमवर्क है आपके लिए। आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताएंगे कि भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से रियल लॉ ऑफ मोशन कौन सा वाला है। साथ ही साथ आप बताएंगे कि व्हाई दिस कोलाबरेडी, ऐसा क्यों है, ये भी आप बताएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास लॉज ऑफ मोशन हो गए, हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई है। हम मिलते हैं अब किसी और बेहतरीन से टॉपिक के साथ आपके लिए अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें देखिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।